बहिर्जी स्मारक महाविद्यालय बसंत नगर के हिंदी विभाग में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हिंदी कौशल विकास के तीसरे प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमने देखा था कि पटकथा लेखन कैसे किया जाता है। फिर वह सिनेमा की पटकथा हो, टेलीविज़न की पटकथा हो अथवा रेडियो की पटकथा हो। तो पटकथा लेखन यह टॉपिक देखते समय सिनेमा की पटकथा पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। उसके बाद टेलीविज़न की पटकथा पर भी हमने विस्तार से चर्चा की है। अब हम आज रेडियो की पटकथा के बारे में विस्तार से जानकारी लेने वाले हैं। आप सभी रेडियो इस माध्यम से परिचित है। आप सभी रेडियो के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी रखते हैं। तो रेडियो के लिए जो पटकथा लिखी जाती है उस पर हम आज विस्तार से बात करेंगे। तो रेडियो पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। उन कार्यक्रमों की जो रूपरेखा होती है या उन कार्यक्रमों की जो कथात्मकता होती है, तो उसके लिए पटकथा का लेखन बहुत ही ज़रूरी होता है। और आज के इस इंटरनेट के युग में रेडियो का जो महत्व है वह थोड़ा सा कम हो गया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है कि किसी अन्य कारणों से फिर से रेडियो का महत्व बढ़ भी सकता है, ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं। तो ग्रामीण भागों में आज भी जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, ऐसे स्थानों पर, ऐसी जगहों पर रेडियो का उपयोग आज भी होता हुआ दिखाई देता है। रेडियो पर भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित होते हैं और ऐसे में लेखक को ध्वनि की अधिक से अधिक खूबियाँ ध्यान में रखना अत्यावश्यक हो जाता है, क्योंकि यह जो माध्यम है, यह जो साधन है रेडियो, यह एक श्रव्य साधन है या यह एक श्रव्य माध्यम है। इसे सुनने वाला जो वर्ग होता है वह शिक्षित भी हो सकता है और अशिक्षित भी हो सकता है। अर्थात रेडियो सुनने वाले लोग पढ़े लिखे भी होते हैं और अपढ़े लिखे अशिक्षित भी हो सकते हैं। तो कुछ लोग पर्दे पर ऐसे कुछ दृश्य देखते समय अपनी आँखें मूंद लेना चाहते हैं, अपनी आँखें बंद करना चाहते हैं, क्योंकि वह दृश्य देखना नहीं चाहते हैं। कुछ ऐसे दृश्य होते हैं। तब केवल सुनना पसंद करते हैं। तो रेडियो यह एक ऐसा श्रव्य माध्यम है जो दिखाना नहीं चाहता है, केवल और केवल सुनाता है और सुनते सुनते ही समझो एक प्रकार से देखने के लिए कहता है।
वास्तव में अगर देखा जाए तो यह जो साधन है या यह जो माध्यम है रेडियो, यह बहुत ही पुराना माध्यम है और यह माध्यम सिनेमा हो या टीवी हो, तो ऐसे माध्यमों की तुलना में आज के दौर में थोड़ा सा पीछे छूट चुका है, परंतु पूरी तरह से पीछे रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। कुछ लोग आज भी काम करते समय अपने ऑफिस में या अपनी कार में ड्राइविंग करते समय धीमी आवाज़ में मोबाइल के माध्यम से हो या एफएम के माध्यम से हो रेडियो सुनना पसंद करते हैं। सफ़र करते समय आज भी अनेक लोग रेडियो सुनते हैं। घर में काम करते समय भी अनेक स्त्रियाँ आज भी रेडियो सुनना पसंद करती हैं। इसलिए निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आज भी यह जो माध्यम है, यह जो रेडियो है, वह एक अत्यंत प्रभावशाली साधन है, प्रभावशाली माध्यम है। भारत देश में गांव-गांव में यह माध्यम पहुंचा हुआ है। गरीबों के लिए आज भी यही माध्यम मनोरंजन और शिक्षण का साधन है। कुछ लोग आज भी रेडियो के माध्यम से ही अपना मनोरंजन करते हैं और नया नया ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसीलिए आज भी गरीबों का यही साधन मनोरंजन और शिक्षण का साधन है और यह आवश्यक भी है। दूसरी बात अगर कही जाए तो एफएम रेडियो से इस माध्यम में एक प्रकार का उछाल सा आ गया है और इसे आम तौर पर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। हम उसे सहजता से एफएम कहते हैं, जिसे सन 1933 में एक अमेरिकन इंजीनियर एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसे इजाद किया था, आरंभ किया था। तो यह बिल्कुल भी कहा नहीं जा सकता है कि कब और किस चीज़ का महत्व बढ़ जाएगा और कब और कैसे किस चीज़ का महत्व कम हो जाएगा। अतः फिर से इस माध्यम का भी महत्व कुछ कारणों से बढ़ सकता है। विदेशों में भी इसका अत्यधिक महत्व बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। अत्यधिक महत्व इसका आज भी स्वीकार होने लगा है। जब श्रोता वर्ग अपनी आँखें मूंदकर केवल सुनना चाहता है, ऐसी स्थिति में रेडियो यह हमारे लिए बहुत ही मददगार साधन सिद्ध होता है। क्योंकि कुछ लोग कुछ दृश्यों को देखना पसंद नहीं करते हैं और ऐसी स्थिति में सुनने के लिए रेडियो यह साधन बहुत ही उपयुक्त है। यह माध्यम ध्वनि, जिसे हम
आवाज़ भी कह सकते हैं। तो इस ध्वनि पर या इस आवाज़ पर ज़्यादातर निर्भर है या निर्भर रहता है। तो रेडियो यह ध्वनि पर या आवाज़ पर निर्भर माध्यम होने के कारण श्रोतावर्ग इसे केवल सुन सकता है और सुनकर अपनी आँखों के सामने सुनी हुई बातों का, सुनी हुई चीज़ों का चित्र खुद ब खुद खड़ा कर सकता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि यह इसके माध्यम से सुना जा सकता है और आँखों के सामने सुनी हुई बातों पर आधारित चित्र खड़ा किया जा सकता है। दूसरी बात अगर यहाँ कही जाए तो दृश्य श्रव्य माध्यम जब तक ध्वनि का प्रयोग नहीं करता या नहीं कर सकता था तब तक केवल दृश्य माध्यम ही रहता था। तब तक केवल उस पर, उस स्क्रीन पर या पर्दे पर केवल दिखाई ही देता था। जैसे रेडियो यह सिर्फ श्रव्य माध्यम है, बिल्कुल वैसे ही कुछ साल पहले यह दृश्य श्रव्य आज का जो माध्यम है वह केवल दृश्य माध्यम था। लेकिन लोग देखकर जितना अधिक समझ जाते हैं, जितना जल्दी समझ सकते हैं, उतना केवल सुनकर जल्दी से नहीं समझ सकते हैं या केवल सुनकर समझना थोड़ा सा कठिन है। सुनकर चित्र खड़ा करना कठिन होता है या कठिन लगता है, क्योंकि सुनकर दृश्य या चित्र हमें खुद ब खुद खड़ा करना पड़ता है और पर्दे पर हमें खड़ा किया हुआ चित्र देखने को मिलता है। इतना अंतर दृश्य श्रव्य माध्यम और श्रव्य माध्यम में है, क्योंकि इस साधन के द्वारा, रेडियो के द्वारा सुनते सुनते हमें देखना है, सुनते सुनते हमें देखना पड़ता है। दृश्य हो या चित्र हो, उसको हमें सुनते सुनते हमारी नज़रों के सामने खड़ा करना पड़ता है। और थोड़ा सा आगे जाकर अगर कहा जाए या थोड़ा सा आगे जाकर कहा जा सकता है कि यह जो कार्य है यह देखने या सुनने वाले के लिए उतना कठिन नहीं होता है जितना कि सुनाने वाले को या दिखाने वाले के लिए होता है। तो रेडियो के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। कुछ कार्यक्रम कथात्मक होते हैं, कुछ कार्यक्रम गैर कथात्मक होते हैं। तो दोनों प्रकार के कार्यक्रम रेडियो के माध्यम से प्रसारित होते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं। लेकिन कथात्मक कार्यक्रम किस प्रकार से प्रस्तुत किए जा सकते हैं या किस प्रकार से किए जाएं, यह लेखक पर अधिकतर निर्भर होता है, क्योंकि लेखक जो है वह रेडियो के लेखन के साथ जुड़ा हुआ होता है या निवेदक पर भी कुछ मात्रा में ये बात निर्भर होती है। लेकिन ज़्यादातर जरूरी यह होता है कि लेखक अधिक सतर्क रहे, लेखक अधिक जागृत रहे, क्योंकि लेखक के प्रभावी लेखन के कार्य से ही कथात्मक कार्यक्रम असरदार बन सकते हैं।
और रेडियो के लेखन कार्य में जो लेखक निपुण होते हैं, तो वे लेखक अपनी लेखनी के माध्यम से रेडियो पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का बहुत ही अच्छा असर निर्माण करने में सक्षम होते हैं और वे प्रभावी कार्यक्रमों का प्रसारण कर सकते हैं। लेखक को यह बात भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है कि यह जो माध्यम है वह ध्वनि अथवा आवाज़ की ज़्यादातर ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ध्वनि या आवाज़ यह इस साधन की खूबियाँ है और लेखक को इन खूबियों को कैसे बढ़ाना है, कैसे भूनना है, यह अगर समझ में आया तो बिल्कुल प्रभावी कार्यक्रम रेडियो के माध्यम से प्रसारित होते हैं या प्रस्तुत होते हैं। तो दृश्य श्रव्य माध्यम जब हम देखते हैं तो उसमें पात्र जो है वह हमारे सम्मुख होते हैं, हमारे सामने खड़े होते हैं, बोलते हैं। तब उनके चेहरों पर से ही या उनके शरीर के हाव भाव से ही दर्शक को बहुत कुछ बातें समझ में आती है। लेकिन श्रव्य माध्यम के बारे में ऐसा नहीं है। केवल सुनकर सभी कुछ बातों का पता नहीं लगाया जा सकता है या पता नहीं चल पड़ता है। पात्र के मन में क्या चल रहा है या पात्र क्या कर रहा है, इसका बिल्कुल भी पता सुनने वाले को नहीं रहता, क्योंकि शब्दों का एक बुरा पक्ष भी होता है। जैसे कहा जाता है कि अनेक बार ऐसे कहा जाता है कि कम बोलना चाहिए, कम से कम शब्दों में अपनी बात रखनी चाहिए, या बोलने में ही समझदारी होती है, वगैरह वगैरह कहा जाता है। कहने का उद्देश्य यह है कि कम बोलना चाहिए। कभी कभी तो बिना बोले ही केवल चेहरे को देखकर ही सब कुछ पता चलता है, चेहरा ही सब कुछ बता देता है। लेकिन श्रव्य माध्यम में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। श्रव्य माध्यम में सब कुछ बोलकर ही बताना पड़ता है, बोलकर ही प्रस्तुत करना पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि रेडियो यह जो माध्यम है और इस माध्यम से जो कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, उन कार्यक्रमों के लेखकों ने इस पर अधिक ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि लेखकों के लिए यह बातें बिल्कुल ध्यान में रखनी पड़ती है कि कम बोलना चाहिए या फिर न बोलना या अधिक न बोलना या अधिक बोलना। तो इन सब के बीच संतुलन बनाए रखना लेखक पर निर्भर रहता है, या इन सभी बातों का संतुलन बनाए रखना लेखक को आवश्यक हो जाता है। अर्थात उस लेखक पर दोहरी जिम्मेदारी होती है। अर्थात बोलकर कुछ बातें स्पष्ट करनी पड़ती है, उसमें भी केवल उचित और आवश्यक ही बोलना पड़ता है, जिसके बाद स्पष्ट भी हो जाए और सामने वाले को समझ में भी आ जाए, उभर कर भी आ जाए। तो केवल उचित और आवश्यक बोलना ही महत्वपूर्ण होता है। यानी कि कहने का उद्देश्य यह है कि रेडियो
कार्यक्रमों के जो लेखक होते हैं उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। कम शब्दों में ही बहुत सारी बात उनको करनी पड़ती है। गागर में सागर भरने का काम इन लेखकों को करना पड़ता है। कम शब्दों में बहुत सारी बातें रखनी पड़ती है और लेखक इस प्रकार से नहीं बोल सकते हैं या बोलना नहीं अगर जानते हैं तो उन्हें रेडियो माध्यम से बोलने के लिए अध्ययन अभ्यास की ज़रूरत होती है या अभ्यास करना पड़ता है। तब कहीं जाकर एक अच्छा रेडियो की पटकथा लिखने वाला लेखक बन सकता है या कार्य कर सकता है।